नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम प्रेम्बल के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी और लगभग आधा हमारा टॉपिक हो चुका था। आज उसी कड़ी में प्रस्तावना से जो हमारा टॉपिक था उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा यहाँ तक टॉपिक हो चुका था साथियों प्रस्तावना, प्रेम्बल। हम पंथ निरपेक्ष तक की बात कर चुके थे कि ना तो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही राज्य किसी धर्म का विरोध करता है। यहां तक हमारी पिछली क्लास हो चुकी थी साथियों। आज हम बात कर रहे हैं कि मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा में बृजेश प्रसाद ने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। तो मूल संविधान में जरा देखिए साथियों, मूल संविधान में आर्टिकल 25 पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, और संविधान सभा में बृजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। साथ ही देखिए संविधान सभा में बृजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। साथ तो कुल मिलाकर जो पंथ निरपेक्ष बिंदु चल रहा था उस पर हमारी ये चर्चा हो चुकी थी कि आर्टिकल 25 के अंदर संविधान इसका उल्लेख किया गया है पंथ निरपेक्ष शब्द का, और संविधान सभा में बृजेश्वर प्रसाद कामत ने साथियों इस शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। अब जरा आगे देखिए साथियों, जो प्रस्तावना प्रेम्बल है उसकी हम बात कर रहे थे। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 के मामले में पंथ निरपेक्ष को संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल किया गया। देखिए संविधान सभा में देखिए जरा, केशवानंद भारती मामले 1973 में पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल किया गया। साथियों तो केशवानंद भारतीवाद मामले 1973 में साथियों पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उस पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान सभा यानी कि आधारभूत संविधान की आधारभूत संरचना में इसको शामिल किया गया। इसके बाद एसआर बंबई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 के मामले में भी पंथ निरपेक्ष को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना गया। देखिए साथ ही दूसरा ये बात, एसआर बंबई बनाम कर्नाटक मामले में, एसआर बंबई बनाम कर्नाटक मामले यानी कर्नाटक राज्य मामले में 1994 में पंथ निरपेक्ष शब्द को साथियों संविधान की आधारभूत संरचना माना। संविधान की आधारभूत संरचना माना। तो कुल मिलाके केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंदर संविधान की आधारभूत संरचना माना गया पंथ निरपेक्ष शब्द को। एसआर बंबई बनाम कर्नाटक राज्य मामले 1994 के अंदर भी संविधान सभा की आधारभूत संरचना माना पंथ निरपेक्ष शब्द को। अब इसके बाद में साथियों पंथ निरपेक्ष के बाद में हमारा जो बिंदु आता है वो आता है लोकतांत्रिक। जरा देखिए लोकतांत्रिक,
आप साथ के साथ नोट करते चलिए साथियों। लोकतांत्रिक, जो हमारा अगला बिंदु है प्रस्तावना में कि लोकतांत्रिक क्या है, जरा देखिए। लोकतांत्रिक हमारा जो अगला बिंदु है साथियों वो है भारत में हमारा आज का जो है देखो लोकतांत्रिक। डेमोक्रेसी की हम बात करें तो अब देखिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसे साथियों जिसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, भी कहा जाता है। भारत के में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र साथियों जिसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है साथियों जहां मतदाताओं को भारत भारत साथियों विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां मतदाताओं को प्रति 5 वर्ष बाद 3 प्रकार की सरकार चुनने का मौका मिलता है। जरा देखिए साथियों, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत विश्व का मात्र साथियों एक ऐसा देश है जिसमें प्रति 5 वर्ष बाद जनता को यानी मतदाताओं को 3 प्रकार की सरकारें चुनने का अवसर मिलता है। जरा देखिए 3 प्रकार की सरकारें साथियों कौन कौन सी है, आपको पता है। आप इस संघ की सरकार यानी केंद्र की सरकार साथियों, केंद्र सरकार चुनने का मौका मिलता है। आपको राज्य की सरकार या राज्य सरकार चुनने का मौका मिलता है। और साथियों साथ में ही स्थानीय सरकारें चुनने का मौका मिलता है। आपका पंचायत राज, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इस प्रकार 3 प्रकार की सरकारी साथियों चुनने का अवसर मिलता है। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं। इसके बाद में अगली बात हम कर रहे हैं साथियों, ये तो हमारी डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र की बात। अब आती है गणतंत्र साथियों। गणतंत्र के बाद में देखिए साथियों रिपब्लिक की अगर हम बात करें, गणतंत्र की, गणतंत्र यानी रिपब्लिक की हम बात करें साथियों तो ये जरा देखिए गणराज्य हमारा जो 5वां बिंदु है साथियों वो है गणराज्य। गणराज्य की हम बात करें, रिपब्लिक की बात करें, गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। देखिए साथियों गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र आपकी गणराज्य की हम बात कर रहे हैं यानी जनता। इन सबका भावार्थ गण, लोक, प्रजा और जनतंत्र यानी आपकी जनता होती है। डेमोक्रेसी की बात करें हम गणराज्य की, डेमोक्रेसी साथियों, डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, गणतंत्र की हम बात कर रहे हैं साथियों। देश का इसका तात्पर्य यह है कि देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उसका चुनाव होता है। जरा देखिए देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, देश का साथियों सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और हमारा राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति। उसका साथियों निर्वाचन होता है साथियों,
उसका हमारे यहाँ निर्वाचन होता है, इसलिए हम गणतंत्र की बात करते हैं। और उसका निर्वाचन साथियों आपको जानकारी होगी कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन हमारी जो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि भारत गणतंत्र है। इसका जो सर्वोच्च पदाधिकारी साथी उसका चुनाव होता है, राजशाही नहीं है हमारी। भाई राजा है, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी राजा नियुक्त होगा, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए गणतंत्र कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है साथियों। अब हमारी जो अगली बात है साथियों, प्रस्तावना में हम बात कर रहे थे। इस प्रस्तावना से जो हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है, उस उद्देश्य की बात करें तो हम न्याय की बात करते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो उसमें व्यक्तियों की न्याय की बात की गई है, जो कुछ प्रकार का न्याय दिया गया है। जरा देखिए साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो संविधान का उद्देश्य, हमारी प्रस्तावना में संविधान का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होता है। इसका जो उद्देश्य है वो साथियों स्पष्ट होता है। ये क्वेश्चन है हमारा, जरा देखिए। इस प्रस्तावना के अंदर हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों, उसमें हमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। जरा देखिए साथियों, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है साथियों, उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख साथियों किया गया है। 3 प्रकार की न्याय की हम बात करें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जरा देखिए, सामाजिक न्याय की बात की गई है साथियों। दूसरा है आर्थिक न्याय की बात की गई है साथियों, आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। साथियों, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इस न्याय की अगर हम बात करें सामाजिक, तो भेदभाव रहित जो सामाजिक न्याय है उसका तात्पर्य साथियों भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, इसका तात्पर्य है साथियों। दूसरा आर्थिक, देखो आर्थिक का तात्पर्य साथियों गरीबी अमीरी का भेद, जो हमारे संविधान में गरीबी अमीरी का भेद मिटाना, बीच की खाई उसको कम करना। और राजनीतिक यानी सभी को राजनीतिक रूप से सभी को शासन प्रक्रिया में भागीदारी, यानी कि शासन प्रक्रिया में सभी की भागीदारी तो सामाजिक साथियों, आर्थिक और राजनीतिक, इस प्रकार 3 प्रकार की न्याय की यहाँ बात की गई है। इससे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो उद्देश्य वो स्पष्ट होता है। अब इसके बाद में हमारा जो साथियों है स्वतंत्रता, अगला जो हमारा बिंदु है स्वतंत्रता, अगली क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।